Hi, slow down, calm down, don't worry, don't hurry, and trust the process. Today is 6th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं दश कुमार चरित्रम वाज कंपोज्ड बाय डांडिन एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर आयरन पिलर चंद्रगुप्त टू ने एस्टैब्लिश इरेक्ट करवाया था मोहनजोदाड़ो वो इंडस वैली साइट है जहां पर बियर्ड मैन स्टेटाइट इमेज पाई गई है मिस्टर जोसेफ बपिट्सा इंडियन होम रूल लीग 1916 के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे मंगल जो कीवर्ड है दिस इज एसोसिएटेड विद वेजिटेशन मैनग्रूव्स सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस आज के सवाल है लैंड होल्डर्स सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय whom on which date पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया was promulgated by the Indian National Congress who's the founder of newspaper weekly Samvad Kamudi, who wrote Kadambari, which vitamin helps in clotting of blood, who was the only viceroy of India to be murdered in office. So these are 6 questions for today. आज की वोकेबुलरी है बोनाफाइड बोनाफाइड है मतलब वो जेन्युइन है रियल है मैस्कराड मतलब होता है इम्पर्सोनेट करना इम्पर्सोनेट प्रिटेंड करना टू बी समवन विच यू आर नॉट एनकम्पास का मतलब होता है सराउंड करना पंजशीर वैली एनकम्पास सराउंड एंड हैव और होल्ड विद इन फ्लीटिंग फ्लीटिंग थॉट है मतलब थोड़े टाइम के लिए वो आया लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एक्रीडिटेशन जैसे कोई इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है उसको ऑफिशियली जो रेगुलेटर ने रिकॉग्नाइज किया है तो दैट इज एक्रीडिटेशन officially recognizing someone as having a particular status or being qualified to perform a particular activity. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज हम पढ़ेंगे ये अलर्ट इशू हुआ है एजेंसीज फ्लैग सर्ज इन नंबर ऑफ फॉरेन अल्ट्राज इन नॉर्थ कश्मीर दिस इज अबाउट निपाह वायरस जूनोटिक डिसीजेस आज इस टॉपिक को डिटेल में देखते हैं देन दिस इज पैरालंपिक्स और ये है टफ लेसन्स फॉर टीचर्स ट्रू मेटल पैरालंपिक्स और यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का then we'll prepare a question as well. This is the key to revitalizing India's reservation system. Reality, equality, equity and justice. This is the judicial role in improving law making. जो नियम बन रहे हैं ना पार्लियामेंट में उसका क्वालिटी खराब हो रहा है तो लॉ मेकिंग में भी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है Then we cannot save journalism if we fail to save journalists. National monetization pipeline. जीडीपी नंबर ये जीडीपी नंबर क्या ट्रू स्टोरी बता रहे विल लुक एट डेटा पॉइंट देन अ गुड टीचर इज अ नेशन बिल्डर प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ एड्रेस किया अवार्ड्स भी मिले टीचर्स को विल हैव अ टॉक लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट हुआ है रशिया के साथ दिस इज यूएई अनवील्स न्यू वीजा इन्वेस्टमेंट प्लान्स ये फाइनल मेडल टैली रहा पैरालंपिक्स टोक्यो इंडियन ओशन रिम अब ये जो इंडियन ओशन है ना इसके रिम पे जितने भी कंट्रीज हैं आज उसका मैप हम देखते हैं then this is CSET solutions and certain questions so we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes our reference material is this the Hindu and this is Indian Express both are Delhi edition see ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज़ है एजेंसीज सिक्योरिटी एजेंसीज ने फ्लैग किया है वार्न किया है सर्ज इन नंबर ऑफ फॉरेन अल्ट्रास मतलब बाहर से फॉरेन मिलिटेंट्स इन नॉर्थ कश्मीर पुलिस को भी बोला है चेंजिंग ट्रेंड अबाउट 40 दीज इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स तो ये एक फ्रेश हर्डल है आर्मी जवान ऑन अ पेट्रोल नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल इन पुंछ अब इससे क्या होगा इंटरनेट कर्ब्स भी एक्सटेंड हो रहे हैं स्टेट्स वार्न ऑन इन्फिल्ट्रेशन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जैसे तालिबान का जो एपिसोड हुआ अफगानिस्तान में यूएस का जो पुल आउट हुआ इसके क्या मायने हैं ये मायने हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में क्या चैलेंजेस पोज कर सकते हैं इंटरनल वर्सेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी में तो सी ये जो भी अफगानिस्तान का एपिसोड हुआ ना इसके मायने क्या है पहला मायना तो ये है इससे बहुत बड़ा अभी पावर ट्रांजिशन होगा पावर ट्रांजिशन मतलब जैसे एक्सेस बन रहा है
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर चाइना, फिर रशिया भी यहाँ न्यू इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा चर्न होने वाला है, पावर का चर्न होने वाला है। और वैसे भी ये पूरा जो अफगानिस्तान का एपिसोड है ना, ये केवल दो पिलर्स पे बेस्ड है। पहला पिलर है पावर, दूसरा पिलर है मनी। इसके अलावा कोई भी तीसरा पिलर नहीं है, रिलीजन तो स्पेशली नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पावर और मनी, यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, पावर का ट्रांजिशन होगा। तो फर्स्ट मैसेज ये ऐसे भेजेंगे कि दे हैव डिफीटेड टू सुपर पावर्स जैसे यूएसएसआर और यूएसए, विच इज एक्चुअली नॉट द ट्रुथ। सेकेंड मैसेज ये होगा कि वेन एवर दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, तो रिलीजन कभी भी मायने नहीं रखता है। बट वेन एवर दे वॉन्ट टू ओपन अ फ्रंट अगेंस्ट इंडिया, तो दे ट्राई टू डिवाइड इंडिया, और डिवाइड करने के लिए वो रिलीजन का कार्ड खेलना चालू कर देते हैं। सो दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अस। सो दैट इज़ वाई इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हम अवेयरनेस रखें, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। जो हमारी सोसाइटी में अगर फिशर्स भी हैं, तो वी शुड नॉट लेट देम एक्सप्लॉइट दोज फिशर्स। एल्डर्स और लीडर्स जो हैं, इनको ज़रूरी है कि वो रेस्पॉन्सिबली एक्ट करें, और सिक्योरिटी के लिए बहुत अलर्ट रहना ज़रूरी है हमें। सो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड एज ऑफ नाउ। बाकी ये जो वॉर है ना, वॉर क्या है, वॉर एक्चुअली में एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। वॉर, ये जो वॉर मॉन्गरिंग होती है, लड़ाई होते हैं, ये सब एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और यूएसए इस पूरे 20 साल के एपिसोड में कोई डिफीट नहीं हुआ है। इनफैक्ट यूएसए स्मार्ट है, यूएसए इज़ वेरी स्मार्ट। यूएसए की अगर इकोनॉमी आप देखो ना, तो 1919 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर वन हुआ, तब यूएसए कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं था। यूएसए का राइज हुआ बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। फिर जब 1929 में रेसेशन आने लग गया, प्रॉब्लम्स आने लग गई, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो यूएसए ने कंसोलिडेट कर ली अपनी पोजीशन एज अ वर्ल्ड लीडर। तो वॉर इज गुड फॉर यूएसए। तभी वियतनाम होता है, इराक होता है, अफगानिस्तान होता है। क्यों? बिकॉज वॉर इज गुड फॉर नॉट ओनली यूएसए, बट ये जितने भी पावर है, इनके लिए वॉर इज गुड। दैट इज वाई ये वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। अब अफगानिस्तान में अगर हम बोलें कि यूएसए को इतना नुकसान हुआ है, तो एक्चुअली में नहीं हुआ है। अगर आप मनी देखो ना, तो यूएसए ने बहुत पैसा बनाया है अफगानिस्तान वॉर से। जैसे अफगानिस्तान की आर्मी को देखो, इनको बिल्ड किया, पैसे गए, बट पैसे किस रूट से गए? कॉन्ट्रैक्टर्स के रूट से। और ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ हैं? यूएसए की कंपनी है। तो अगर $3 ट्रिलियन की ये वॉर पड़ी ना, तो 2.5 ट्रिलियन तो यूएसए में ही सर्कुलेट हुआ है। तो यूएसए नुकसान में नहीं रहा है। दीज वी नीड टू अंडरस्टैंड। एनसीसी में मेरे एक सीईओ थे, कारगिल वॉर वेटरन थे। वो हमेशा ये बोलते थे, दोज पीपल हु अंडरस्टैंड द वॉर, हु हैव फॉट द वॉर, नेवर ट्राई कि वॉर हो। दे विल नेवर आस्क फॉर अ वॉर, बिकॉज वॉर इज अ वेरी डिफरेंट गेम। सो ये यहाँ पे अब एपिसोड्स हैं। ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू पुश देयर आइडियोलॉजी। यूएसए अपनी आइडियोलॉजी लाइक डेमोक्रेसी, मॉडर्न लाइन ऑफ गवर्नेंस यहाँ अफगानिस्तान में पुश करने की कोशिश कर रहा था। अब ये अफगानी न्यू गवर्नमेंट, दे विल ट्राई टू पुश देयर आइडियोलॉजी। सो अगेन लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। सिक्योरिटी के लिए वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज 12 ईयर्स ओल्ड, दिस निप्पा वायरस। अब एक नया टेंशन आ रहा है, कोविड खत्म नहीं हुआ और ये दूसरा जूनोटिक डिसीज का थ्रेट आ रहा है। तो व्हाट इज निप्पा वायरस? निप्पा वायरस एक इन्फेक्शन है, न्यूली इमर्जिंग जूनोसिस है। जूनोसिस मतलब एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। सीवियर डिसीज एनिमल एंड ह्यूमन में निप्पा वायरस से हो सकती है। मलेशिया में सबसे पहले 1998 में आया था। ये जो वायरस है ना, इसका होस्ट होता है बैट्स में। ये जो बैट्स होते हैं ना, ये नेचुरल रिजर्वायर हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस के। फिर ये बैट्स अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं, या बैट को अगर खाया, जैसे चाइना का एक मार्केट है वहाँ पे दिस एनिमल मीट वगैरह, पॉसिबली कोविड-19 कोरोना वायरस वहीं से आया है। तो जब ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं एनिमल से, तो ये नेचुरल होस्ट से ट्रांसफर हो जाता है दिस ह्यूमन में। जो पिग्स हैं, पिग्स के थ्रू भी ये ट्रांसफर हुआ है ह्यूमन में। पिग जो पोर्क होता है, उससे ये ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है। तो इन्फेक्टेड बर्ड्स, पिग्स वगैरह ये ट्रांसफर करते हैं ह्यूमन पे। तो दिस इज जूनोसिस, दिस इज कॉल्ड जूनोसिस। अब निपा वायरस होता है, तो जो कॉमन कोल्ड, कफ एंड कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। फीवर, हेडेक, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन, फेटल एंसेफेलाइटिस भी है। प्रिकॉशन क्या है? हाइजीन। नंबर 1 प्रिकॉशन यही होता है, हाइजीन। वॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल करें, गंदगी से दूर रहें, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं करें, हाथ धो के खाना खाएं और मास्क पहने।
ये नंबर वन प्रिकॉशन है जो बहुत हेल्प करता है ऐसे किसी भी एपिडेमिक से फाइट करने के लिए। देन वैक्सीनेशन वगैरह तो कुछ है नहीं, अभी अर्ली केसेस हैं। 2018 में भी केरल में निप्पा वायरस के केसेस आए थे। लेट अस सी अब ये इवेंट आगे कैसे अनफोल्ड होती है। जूनोटिक डिसीजेस देखें ना तो पिछले कुछ टाइम से जूनोटिक डिसीजेस का बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। जैसे मर्स है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये यहाँ कैमल वगैरह में अरेबिया में हुआ था 2012। फिर रिफ्ट वैली फीवर हुआ था। फिर इबोला आया था, इबोला अफ्रीका में आया था, ये भी बहुत डेडली था। रेबीज कंटिन्यूअसली होता है। जैसे डॉग्स, डॉग्स एवरीबडी लव्स डॉग, बट द पॉइंट इज डॉग इन द एंड एनिमल होता है। डॉग इन दी एंड एनिमल होता है। जैसे ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको वैक्सीनेशन वगैरह तो लगता नहीं है। तो द पॉइंट इज दे कुड बी अ कैरियर ऑफ दीज डेडली डिसीजेज लाइक रैबीज, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, ये भी एक थ्रेट है। तो जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज, जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज। और उसका दो रीज़न ये है कि जो फॉरेस्ट एक्ट करता था एज अ रिजर्वॉयर, हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जूनोटिक डिसीजेस के जो रिजर्वॉयर थे वो स्पिल ओवर हो रहा है ह्यूमन हैबिटेशन में। जूनोटिक डिसीजेस, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आईपीसीसी रिपोर्ट, ये जूनोटिक डिसीजेस बढ़ने ही वाली है। कोविड-19 कोई पहला नहीं है और सर्टेनली दिस इज नॉट द लास्ट एपिडेमिक। तो प्रिडिक्शन यही है कि हमें कंट्रोल और मेडिकेशन करना पड़ेगा, R&D में काम करें, साइंटिस्ट अक्यूमेन वगैरह बढ़ाएं, सो दैट हम फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें अगेंस्ट दीज जूनोटिक डिसीजेस। तो ये जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यू कैन रिलेट हेल्थ केयर। प्रिपेयर अ नोट ऑन द जूनोटिक डिसीजेस। ये होती क्या है, इस शब्द का मतलब बताइए, कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस जूनोटिक डिसीज। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। अब एक बात आ रही है, वन हेल्थ मतलब एनवायरनमेंट, एनिमल, ह्यूमंस, ये सब सिनर्जी में रहे। कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ सजेस्ट अ रोड मैप फॉर टैकलिंग द राइजिंग केसेस ऑफ जूनोसिस। जूनोसिस बढ़ रहा है तो इसको हम कैसे हैंडल करें। अब इसमें आप सजेशंस बताओ, साइंटिफिक बताओ, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एवरीथिंग। व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू टेकल द राइजिंग केसेस ऑफ जूनोसिस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है, दिस निपा वायरस, दिस इज फार्मर रैली। ये पैरालंपिक में नोएडा के डीएम ने बैक किया सिल्वर, फैमिली इलेटेड। पैरालंपिक्स में इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ने एक्सीलेंट परफॉर्म किया है। ओके, अब दिस इज डाइंग ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, डाइंग ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अभी कुछ ही दिन पहले हमने दिल्ली और जो अर्बन सिटीज़ है उसमें रिवैम्प की ज़रूरत है वो देखा। हमने ये भी देखा जो नया रोड मैप बने डेवलपमेंट का, वो जो कॉम्यूटेशन होता है ना उसको ध्यान में रखते हुए बनाए, ताकि कॉम्यूटेशन से क्या होता है, टाइम वेस्ट भी बहुत होता है। सेकेंड, इससे फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत होगा, ट्रैफिक भी होगा, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस। द पॉइंट इज ये जो कॉम्यूटेशन है सिटीज में, इसको एफिशिएंट, अफोर्डेबल बनाना जरूरी है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है पब्लिक ट्रांसपोर्टर, जैसे मेट्रो है। दिल्ली में 2008 के बाद से ये ऐसी कोई बस खरीदी नहीं गई है और जो बसेज हैं वो भी ऐसे जंक हो रही है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। देन टफ लेसन्स फॉर टीचर्स। अब सी, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, वैक्सीनेशन भी दी जा रही है, बट जो लॉस हुआ पिछले 1.5-2 साल में उसको कवर करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम रहने वाला है। इस पूरे ड्यूरेशन में जो टीचर्स थे इनको भी प्रेशर आया, ये भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। तो ये जो ट्रांजिशन था ना, ये ट्रांजिशन सबके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी, फॉर बेटर और फॉर वर्स। तो ज़रूरी है यहाँ पे भी स्टेट जैसे स्टेप इन करे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ये ज़रूरी है। टफ लेसन्स फॉर टीचर्स। इंटरनेट ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस होता है। ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन को सब रिप्लेस नहीं कर सकता है, ऑफलाइन ज़रूरी है। बिकॉज स्टूडेंट टीचर के सामने बैठ के पढ़ता है ना, तो वो एक अलग ही माहौल होता है, लर्निंग आउटकम बेटर होती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन में एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड का प्रोग्रेस हो रहा है, अटेंशन स्पैन है ना ये कम होता जा रहा है। ओवरडोज ऑफ कंटेंट है, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ओवरडोज ऑफ आइडियोलॉजी है। और इंटरनेट डिज़ाइन ही ऐसा किया जा रहा है, सोशल मीडिया की, वो आपको यू गेट हुक टू दैट कंटेंट। आप बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, इनफाइनाइट स्क्रॉल होता जाएगा और एंड रिजल्ट ज़ीरो रहेगा। तो अटेंशन डेफिसिट है। तो इससे जो एक्चुअल लर्निंग आउटकम है वो हैम्पर करते हैं।
ऑनलाइन असेसमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रेजेंटेशन, रेगुलेशन, देयर इज अ स्टीप लर्निंग कर्व। दूसरी बात ये हो रही है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और वो एजुकेशन में भी ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। बच्चे जो होते हैं, पेरेंट्स जब भी बच्चों की बात आती है तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, वो बैक सीट पे आ जाते हैं। पेरेंट को पता है कि ये फालतू की कोडिंग है, ये फालतू का प्रोजेक्ट है, सब कुछ कोई सेंस नहीं है, बट जस्ट उनको उनके फियर से खेला जाएगा। फोमो। फोमो मतलब अगर आपके बच्चे ने ये कोर्स नहीं किया तो वो पिछड़ जाएगा, वो सबसे पीछे हो जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, उसको 2 करोड़ का पैकेज नहीं मिलेगा। ये सब कंप्लीट नॉनसेंस है। तो इस चीज से खेल के कमर्शियलाइजेशन होता है और उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है। मेजर इश्यूज क्या है? डिजिटल डिवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजिटल डिवाइड है। कुछ लोगों के पास तो लेटेस्ट गैजेट्स है, इंटरनेट है, घर पे पढ़ाई का भी माहौल है, दे हैव गॉट एवरी फैसिलिटी, बट देर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जिनके पास बेसिक मोबाइल भी नहीं है, उनके पास इंटरनेट भी नहीं है, 2G। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जब भी इंटरनेट बैन होता है, वहाँ के स्टूडेंट्स का मैसेज आने लग जाता है, इंटरनेट ही नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ज़रूरी है यहाँ पे। ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन इज अ थिंग। ग्रॉस एनरोलमेंट पैटर्न लो है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो भी कम है, टीचर कम, हम उसको सेल्समैन ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो ये मेजर इश्यूज हैं। बाकी एजुकेशन में क्वालिटी होना चाहिए, डेमोक्रेटाइज करना बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेटाइज। एजुकेशन के साथ साथ रियल लाइफ स्किल्स होना भी ज़रूरी है, वरना आप अक्सर देखना क्लास के टॉपर्स, क्लास कॉलेज के टॉपर्स रियल लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाते। तो रियल लाइफ स्किल्स होना भी ज़रूरी है, अफोर्डेबिलिटी भी ज़रूरी है, एक्सेसिबिलिटी भी ज़रूरी है। सो दिस इज एजुकेशन, एजुकेशन इज अवर फ्यूचर। क्वालिटी हैज़ टू बी देयर, रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी देयर। और ये जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है, दिस इज अ वेरी प्योर, पायस एंड फिड्यूशरी रिलेशन। इस रिलेशन की जो सैंक्टिटी है, इस रिलेशन की जो गरिमा है, उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। ओके, सो दिस इज टफ लेसन्स फॉर टीचर्स। दूसरी बात, जो डिसीजंस होते हैं ना, उसमें टीचर्स को ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज टीचर डायरेक्टली स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, उसको पता है प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस कहाँ हैं। जब ये ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं या फिर मैनेजर्स आ जाते हैं, तो व्हेन दे स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, तो एजुकेशन बैक सीट में हो जाती है। स्कूल एजुकेशन मस्ट बी मैनेज्ड बाय दोज हु नो स्टूडेंट्स एंड देयर मेंटालिटी। अब आते हैं ट्रू मेटल पे, ये एडिटोरियल है। सो दीज आर सम टफ लेसन्स फॉर टीचर्स, नॉट ओनली टीचर्स, एवरीबडी। देन दिस इज द नेक्स्ट वन। यहाँ पे बात है एजुकेशन प्लस, फॉर बेटर और फॉर वर्स। देन जैसे यहाँ पे भी बात है, केरला में जैसे सर और मैडम को रिप्लेस करने की बात चल रही है, वर्ड्स नो, सर एंड मैडम इज गुड। What is respected is not the person but the post. No word can replace terms such as guru, teacher, sir और madam. ये अपने आप में बड़े important और valuable words हैं. Okay? तो every job, like every person, has its respect and dignity. तो ये जो teachers की भी जो dignity है ना, we need to understand that. A guru is respected and revered in our culture. तो दिस इज फॉर बेटर और फॉर वर्स। अब यहाँ पर दिस इज लाइफ आफ्टर डेथ। यहाँ भी बात है, कश्मीर जो इशू है, इसमें हमें कॉन्फिडेंस, डायलॉग, गुड गवर्नेंस, ये चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। ट्रू मेटल, ट्रू मेटल, यहाँ बात है पैरालंपिक्स में जो इंडियंस ने परफॉर्म किया, उसका हर जगह बड़ा तारीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ट्रू मेटल। India needs to develop infrastructure and improve access for differently abled athletes. See, यह एक मायना और है इस न्यूज़ का, वो ये है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई डिसेबल्ड है तो या तो हम उसके प्रति सिंपैथी दिखाने लग जाते हैं, या फिर हर जगह ये राइडर लगा देते हैं कि ओके दिस इज डिसेबल्ड, दैट इज वाई ये ऐसा हुआ। तो दिस इज नॉट इंक्लूजन, दिस इज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन नहीं करना है, इंक्लूजन करना है। उनको भी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जीने का पूरा पूरा हक है। तो वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस थिंग। जैसे जब भी आप न्यूज़ कवरेज भी देखो, पैरालंपिक्स में स्पोर्ट्स पर्सन ने अच्छा परफॉर्म किया, क्यों किया? बिकॉज उसने मेहनत की, डिटर्मिनेशन किया, ग्रिट किया, प्रैक्टिस किया आवर्स एंड आवर, तब जाके उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो हम इन क्वालिटीज़ को तो ध्यान नहीं देंगे, हम ये देंगे बिकॉज वो डिसेबल्ड है तो ऐसा हो गया। तो दिस, क्या ये डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं हम उनकी उनकी आइडेंटिटी और उनके एफर्ट्स को? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएशन
नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करना है तो एम्पावरमेंट करो, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, उनके सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। दिस वी नीड टू दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। In a nation where sporting culture is sacrificed at the altar of academic excellence, any news about success on the turf has to be treated as a system altering result। तो ये अच्छी बात है, अच्छा परफॉर्म किया, इससे क्या होगा और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। शेयर विल पावर से उन्होंने किया। देन उनको जो सोसाइटी में स्केप्टिज्म है या फिर डिफरेंशिएशन है उससे भी फाइट करना पड़ता है, तो ये डबल फाइट करके भी ये जीते, विच इज एक्सेलेंट। अब जरूरी है कि हम हेल्प और केयर करें बजाय सिंपैथी। सिंपैथी इज नॉट राइट, वी शुड प्रोवाइड देम हेल्प, वी शुड प्रोवाइड देम केयर, वी शुड एम्पावर देम सो दैट दे कुड लीव अ नॉर्मल लाइफ। जैसे ऑर्डिनरी हर कोई रहता है वैसे ही उनको भी जीने का हक है। तो आइडेंटिफाई करें स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। ग्लोरिफिकेशन अननेसेसरी नहीं करना है, जैसे हम डिसेबल्ड को ही ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं इस वर्ड को ही। नो, वी नीड टू नॉर्मलाइज देम। दिस इज अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम विच इज रिक्वायर्ड। एक्सेसिबल, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाओ, उनको एक्सेस उनका इंडिपेंडेंट बनाओ ताकि किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, इससे उनको ज्यादा फायदा होगा। A little change in our external environment would make the circle perfect। Accessibility, जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेसिबिलिटी, टेक्नोलॉजी का यूज करें वहाँ पे। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स एंड विद डिसेबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। तो इसमें ये कैंपेन चल रहा है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एम्पावरमेंट करना जरूरी है। लेट्स क्रिएट एन एक्सेसिबल एनवायरनमेंट एंड मेक देम ब्लॉसम। दिस वी नीड टू डू। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाए, जितने भी बैरियर्स हैं उनको दूर करें, और अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलनी चाहिए वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जैसे रैंप्स बनाए पब्लिक प्लेसेस में, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर लेंगे सब। ट्रांसपोर्टेशन में एक्सेसिबल बनाए। दिस टैक्टाइल फ्लोरिंग करें पब्लिक प्लेसेस में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, हर जगह ब्रेल लिपि वगैरह जो है इसको यूज़ करें। साइन लैंग्वेज यूज़ करें हियरिंग इम्पेयर्ड को। तो दीज वी नीड टू डू। द आइडिया इज एम्पैथी वगैरह गुड है, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। वी शुड प्रोवाइड देम एम्पावरमेंट, उनको एम्पावर करें। हेल्प एंड केयर वी शुड प्रोवाइड देम। तो इसमें ये टॉपिक है, प्रिपेयर अ नोट ऑन एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, डिस्कस इट्स सोशो कल्चरल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो पहला पार्ट है व्हाट इज दिस एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। दूसरा, इसके मायने आप थ्रो सम लाइट ऑन सोशो कल्चरल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। ट्रू मेटल। देन अगेन ये एक दूसरा टॉपिक है, द की टू रिवाइटलाइजिंग इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन क्यों है? ताकि इक्विटी हो पाए, जो कमजोर है उसको हेल्प की जरूरत है, यू आर प्रोवाइडिंग देम हेल्प। सोशो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस इसीलिए जरूरी है, नेसेसरी प्री कंडीशन है टू इनिशिएट एनी मीनिंगफुल रिफॉर्म। जब भी रिजर्वेशन की बात आती है दो ही प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, वेयर इज द डेटा। डेटा रिलायबल और एक्यूरेट होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो पाए। सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि जो बेनिफिशियरी है जिस तक फायदा पहुंचाना है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि इस पर्सन को हेल्प की जरूरत है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। और जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो डिलीवर कैसे करें वो बेनिफिट्स टू दैट बेनिफिशियरी। दीज आर द टू प्रॉब्लम विद रिजर्वेशन पॉलिसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स। तो इसके लिए रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा चाहिए और पॉलिसी फॉर्मुलेशन आईसीटी वगैरह हमें यूज करना चाहिए। ये चार वर्ड्स हैं, रियलिटी, इक्वालिटी, इक्विटी, जस्टिस। रियलिटी क्या बोलती है कि वन गेट्स मोर देन इज नीडेड वाइल द अदर गेट्स लेस देन इज नीडेड। तो ये तो डिस्पैरिटी हो गई। हमारी सोसाइटी में हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए, प्रैक्टिसेस थी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो उससे रियलिटी ये हुई कि फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो इसीलिए हमको उसको करेक्ट करना है। इक्वालिटी से क्या वो करेक्ट हो जाएगा? इक्वालिटी मतलब सबको बराबर बराबर आपने प्रोविजंस दे दिए, बेनिफिट सबको बराबर दे दिए, बट इस पर्सन को तो ज्यादा जरूरत थी बजाय इसके, तो इससे जस्टिस या इक्विटी नहीं आएगी। तो इक्वालिटी से हम आते हैं इक्विटी में कि जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। एवरीवन गेट्स द सपोर्ट दे नीड। फोकस ऑन द वर्ड सपोर्ट दे नीड
विच प्रोड्यूसेस इक्विटी। तो अभी हम इस स्टेज पे हैं, हम इक्विटी पे हैं, एवरीवन गेट्स द सपोर्ट दे नीड विच प्रोड्यूसेस इक्विटी। बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतने साल हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल इक्वालिटी का है, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये बैरियर्स अभी तक क्यों बने हुए हैं? हमें फोकस करना चाहिए जस्टिस पे। जस्टिस मतलब कि ऑल थ्री कैन सी द गेम विदाउट सपोर्ट और अकोमोडेशन। जो भी इनइक्विटी थी सोसाइटी में, हमने उस सिस्टमेटिक बैरियर्स को हटाया। दिस शुड बी अवर एंड गोल सो दैट हमारी सोसाइटी दिस इस जस्टिस को अचीव कर पाए। ये सेकेंड आर्टिकल था, द की टू रिवाइटलाइजिंग इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम। इसके पहले जो आर्टिकल था वो हैप्पीमोन जैकब साहब ने लिखा है, रीचिंग आउट टू द अनडिजायरेबल। इसमें भी जो बात है ना वो काबुल की बात है। इंडिया को कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, यहाँ की चेंजिंग इक्वेशन, प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक होना भी ज़रूरी है। जैसे तालिबान ने भी अब एक स्टेटमेंट दिया कि वो इंडिया के इंटरनल मैटर पे इंटरवीन नहीं करेगा, विच इज़ अप्रिशिएटेड। लेट अस सी अब यहाँ पे क्या होता है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज जो एमईए करेगा, सिचुएशन जो डेवलप होगी, दिस इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस टॉपिक। द जुडिशियल रोल इन इम्प्रूविंग लॉ मेकिंग काम होता है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। बट पार्लियामेंट अपना काम ढंग से करती नहीं है। आए दिन ये उत्पात मचाते हैं, आए दिन सेशन एंड हो जाता है, साइन डाई हो जाता है। तो लॉ मेकिंग जो है ना, इसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है। रेंडरिंग पार्लियामेंट अ रबर स्टैम्प, सैक्रिफाइस कोर आइडियल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो इससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी डिफीट होती है। लॉ मेकिंग कैसे पुअर हो रही है? पहले तो डिबेट एंड डिस्कशन होता नहीं है, बिना डिबेट एंड डिस्कशन के नियम बन जाते हैं, लेजिस्लेशन बन जाता है, और फिर उससे लिटिगेशन चालू हो जाता है बिकॉज वो जो बिल आया है, एक्ट आया है, वो फ्लॉड है। तो उससे कोर्ट का काम बढ़ जाता है। Ambiguities and gaps in laws passed without meaningful deliberation trigger avoidable litigation। तो कोर्ट में जस्टिस साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि पार्लियामेंट अपना काम ढंग से करे। दूसरी बात क्या होती है, जैसे कुछ बिल पास करना है तो उसमें मेजॉरिटी देखी जाती है, कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं। बट कई बार ये क्या होता है, वोट जो होता है ना, ये वर्बल हो जाता है। तो किसने यस बोला, किसने नो बोला, अगर क्लियर कट मेजॉरिटी है तब तो समझ में आता है। बट जब क्लोज वोटिंग हो रही है, तब ये जो यस और ने है, इसका कई बार प्रॉपर यूज नहीं हुआ, मिस यूज हुआ, तो क्लैरिटी नहीं होती। आर्टिकल 100 में बोला गया है कि यहाँ पे वोटिंग जो है क्लियर कट होना चाहिए। तीसरी बात है रश्ड लॉ मेकिंग, रेंडरिंग पार्लियामेंट अ रबर स्टैम्प। तो ये आइडियल्स डिफीट हो रहे हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन, फंडामेंटल राइट्स, इन सब का रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। एक और बात है मनी बिल। जैसे आधार आया, वो मनी बिल नाम से पास हो गया। जब मनी बिल होता है तो राज्यसभा का कोई उस पर पावर्स कम हो जाती है, वो इतना उस पर डिबेट डिस्कशन तो कर सकती है बट सजेशंस वगैरह नहीं कर सकती। तो राज्यसभा को बाईपास करने के लिए, वहां से वोटिंग से बचने के लिए, बिल को मनी बिल का नाम दिया जाता है, बाईपास राज्यसभा। इवन व्हेन दे डू नॉट मीट द स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मनी बिल प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 110। तो ये भी क्या होगा कि लेजिस्लेशन की क्वालिटी खराब करेगा। तो द पॉइंट इज, क्या जुडिशरी को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए? अब एक और चीज आती है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो जुडिशरी बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन पे इंटरवीन नहीं कर सकती, वरना ये हो जाएगा प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। वेदर एम्प्लॉय द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। दिस डॉक्ट्राइन रिक्वायर्स द कोर्ट टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन एंड डिफर टू लेजिस्लेटिव जजमेंट ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ अ लॉ। जुडिशरी ये देख सकती है कि लॉ पास हुआ है नियम के हिसाब से या नहीं। जुडिशरी ये नहीं देख सकती कि विजडम ऑफ पार्लियामेंट क्या कही है, विजडम ऑफ पार्लियामेंट। जुडिशरी ये देख सकती है कि जो लॉ पास हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनल एथोज में है या नहीं। बट जुडिशरी ये नहीं देख सकती कि वो लॉ जो लेजिस्लेचर ने पास किया है, वो विजडम पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल। जरूरी है फेथ रिस्टोर करे, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। जो संसद है ना, उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, नोट डाउन दिस कीवर्ड। बट संसद के जो सांसद हैं, इनका कंडक्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी की जो फेथ है उसको रिस्टोर करना जरूरी है, टूवर्ड्स द कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्सपेक्ट किया गया था। तो जुडिशियल रोल इन इम्प्रूविंग लॉ मेकिंग को इम्प्रूव करना जरूरी है।
वी कैन नॉट सेव जर्नलिज्म इफ वी फेल टू सेव जर्नलिस्ट। ट्रू जर्नलिज्म क्या होता है? लोगों की प्रॉब्लम, उनकी समस्या, जो एक्चुअल ट्रुथ है उसको सबके पास पहुंचाया जाए, ये जर्नलिस्ट का एथोस होता है। बट जर्नलिस्ट क्या होते हैं? कई बार बायस्ड हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में, बायस्ड हो जाते हैं कई बार मनी। सो द पॉइंट इज, इससे जर्नलिज्म डिफीट होता है। एक दूसरा थ्रेट ये भी होता है कि जर्नलिस्ट ओपनली चीज़ें बताने लग जाए, ट्रुथ टू द पावर हो, सीवियर क्रिटिसिज्म वगैरह हो रहा है अगर गवर्नमेंट एट्सेट्रा का, तो मैनी टाइम्स जर्नलिस्ट की जो लाइफ है वो भी थ्रेट में आ जाती है। तो ज़रूरी है जर्नलिस्ट को भी प्रोटेक्शन देना, अदरवाइज प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो वो ट्रुथ नहीं बता पाएगा। क्वालिटी जर्नलिज्म इज टाइड टू द वेल बीइंग ऑफ जर्नलिस्ट। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक और टॉपिक है। इसमें रेगुलर टॉक्स है, जो काफ़ी दिनों से हमने देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूरी है और जो आइडल एसेट्स हैं उनका आइडेंटिफाई करके मोनेटाइज करना भी ज़रूरी है। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इस बात पे प्रॉपर डिबेट डिस्कशन है। थॉरोली इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए कि एग्जीक्यूट कैसे करोगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इंफ्रा डेफिसिट इज अ ट्रुथ। ये डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट में अभी जैसे जीडीपी के नंबर है, 20% का राइज हुआ, बट नंबर्स सही स्टोरी बता रहे हैं या नहीं? पिछले बार बहुत पिटे थे, तो अभी थोड़े भी नंबर राइज हुए तो आपको वो राइज दिखने लग जाएगा। फॉर एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम में आपके 40 नंबर है, अगले में अगर 50 भी आ जाए तो आपका राइज हुआ ना, मतलब 50 बहुत अच्छे नंबर हो जाएंगे? नो। अगर एक एग्जाम में 60 आए, अगले बार 50 आए, तो इस बार नंबर कम हुए तो ये नंबर बुरे दिखने लग जाएंगे। तो डेटा के साथ ये इशू रहता है कि डेटा हमेशा रिलेटिव चीज़ ज़्यादा बताता है, रिलेटिव पिक्चर बताता है। जीडीपी का जो डेटा है वो बता रहा है जीडीपी बाउंस हुई है, गुड, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ लो बेस। जीडीपी लो बेस के कारण नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। ट्रुथ ये है कि इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। स्टेट्स वार्न्ड ऑफ एग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट अभी इशू हो रहा है। सेंट्रल एजेंसी सेज trained militants from Afghanistan could penetrate in Jammu and Kashmir, into Jammu and Kashmir. This is a big cause of worry. Then this is a good teacher is a nation builder. प्रेसिडेंट कोविंद साहब ने कॉन्फर किया नेशनल टीचर्स अवार्ड ऑन 44%। ये कुछ जो लाइंस लिखी है ना, दीज आर रियली गुड लाइंस। एवरी ईयर ये अवार्ड देते हैं टीचर्स डे में। टीचर्स का कंट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी को बनाने में, बच्चों का भविष्य बनाने में, उसको यहाँ पे एनकरेज किया जाता है। ये पैराग्राफ देखिए, टीचर्स शुड पे स्पेशल अटेंशन टू द फैक्ट दैट ईच स्टूडेंट हैज डिफरेंट एबिलिटी। हर स्टूडेंट ना यूनिक होता है, उसका कुछ अलग ही स्ट्रेंथ है। हैज, एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट एबिलिटी, उसका टैलेंट अलग है, उसकी साइकोलॉजी भी अलग है। आई एम इंटरेक्टिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई एम फाइंडिंग दिस, हर स्टूडेंट का अलग साइकोलॉजी है, टैलेंट है, सोचने का तरीका भी बहुत अलग है, सोशल बैकग्राउंड भी अलग है, एनवायरनमेंट भी अलग है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग है, एस्पायरेशंस डिफरेंट है। Therefore, emphasis should be laid on the all-round development of each child according to their special needs, interest and ability. Encouragement में criticism से हमेशा ज़्यादा ताकत होती है। Remember this thing. Encouragement में criticism से ज़्यादा ताकत होती है। तो टीचर का रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मल्टीपल रोल उसको प्ले करने पड़ रहे हैं। शेप द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू देयर बिहेवियर, कंडक्ट एंड टीचिंग। और फिर ये कोविड-19 का नया संकट है, तो टीचिंग भी एक काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। तो इसलिए इन टीचर्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आया। टीचर्स जो अवार्ड है सितंबर 5 को दिए जा रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऑनर पे। आप एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। मिड 60s से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, 1958 से। तो प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे रोल ऑफ ऑनर किया। ओके, अब दिस इज सुप्रीम कोर्ट फर्म है बट फ्रेंडली विद गवर्नमेंट। अब ये भी ज़रूरी है कि ये जो पिलर्स है ना, जैसे जुडिशरी हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, लेजिस्लेचर, ये आपस में लड़ते नहीं रहे। ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वरना फिर गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएगी। लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट विद रशिया टू बी सून। रशिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हो रहा है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स मतलब जैसे कोई भी आर्मी ऑपरेट करती है, उसको रिसोर्सेज चाहिए, बैकएंड में बहुत सारा काम होता है, वो सब लॉजिस्टिक्स होता है। तो नेवी ने ये अग्रीमेंट साइन किया है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। रशिया के साथ अभी साइन हो जाएगा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। तो ये है रशिया, और जो लेमोआ है वो किसके साथ है? यूएसए के साथ। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, जो 2016 में
यूएसए से हमने साइन किया था। ओके, सो दिस इज दिस न्यूज़। अब यहाँ पर आगे देखते हैं फेक वैक्सीनेशन। अब ये नई चीज़ आ गई है, फेक वैक्सीनेशन सर्कुलेट हो रही है ऑन द ड्रॉ अबिलिटी। देन दिस ताइवान स्क्रैम्बल्स जेट्स आफ्टर इनकर्शन बाय चाइनीज एयरक्राफ्ट। ये भी अब जो अफगान एपिसोड हुआ ना, यूएस का विड्रॉवल, तो चाइना अब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो ताइवान का भी कंप्लीट एनेक्सेशन कर लेगा। और ताइवान को अभी तक वेस्ट और यूएसए का सपोर्ट मिला था, वो नहीं मिलेगा कि यूएसए अपने अलाइज को कैसे छोड़ के भाग जाता है। ये मैसेज अभी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ताइवान स्क्रैम्बल्स जेट्स आफ्टर इनकर्शन बाय चाइनीज एयरक्राफ्ट। ताइवान भी खुद को असली चाइना मानता है, मेनलैंड चाइना भी खुद को अपना असली चाइना मानता है। जब 1949 का सिविल वॉर हुआ था तो ताइवान में कुओमिंटांग पार्टियां ताइवान में चली गई थी, और 1949 के बाद जो मेनलैंड चाइना है वहां पे ये कम्युनिस्ट आ गए थे। तालिबान पुश डीप इनटू पंजशीर वैली। अब यहाँ पे भी इन फाइटिंग चल रही है। देन दिस इज यूएई। यूएई इज ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सऊदी अरेबिया इज ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो न्यू वीज़ा इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल ग्रीन वीज़ा भी मिलेगा स्किल्ड वर्कर को। दे आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज रिफॉर्म, गुड। देन दिस इज इन्वेस्ट फर्स्ट पे प्रीशियस, और ये अपने पैरालंपिक्स के चैंपियंस हैं। टोक्यो बिड्स अ कलरफुल फेयरवेल। आज या कल में इसका एक पूरा टैली आएगा डिटेल, उसको हम देख लेंगे। फाइनल मेडल्स टैली में तो चाइना ने टॉप किया है, इंडिया का 24th रैंक आया है। 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रोंज है। टोटल 19 मेडल हमने जीते हैं, वंडरफुल। देन दिस इज स्पोर्ट्स। अभी इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस में भी सेम न्यूज़ है। यहाँ पे है जूनोसिस, दिस इज इलेक्शन बिहाइंड पैरालंपिक्स ग्लिटर। गवर्नमेंट पुश भी है, प्राइवेट एफर्ट भी है और बेटर ट्रेनिंग भी है, सबका टीम एफर्ट है। देन दिस इज अमेरिका आफ्टर अफगानिस्तान। क्या अमेरिका अब इंट्रोवर्ट ज़्यादा बन रहा है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी ज़्यादा हो रही है बजाय बाहर वर्ड पुलिसिंग वगैरह का करने के? लेट अस सी। अमेरिका अभी भी वर्ल्ड का सुपर पावर है। अमेरिका की कैपेसिटी, मिलिट्री, इकोनॉमी अभी भी अनचैलेंज्ड है, और ये अगले 10 साल, 5-10 साल में ऐसा कोई टेक्टोनिक शिफ्ट भी नहीं होना है। अभी भी अमेरिका एक सुपर पावर रहेगा। देन दिस इज ऑन एसिड्स अ नैरो व्यू, टीचिंग इन न्यू वर्ल्ड। न्यूट्रिशन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान, माल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस को दूर करना और इसके लिए फोर्टिफिकेशन। देन प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे बोला बिल्डिंग इंफ्रा, बैटिंग फॉर गर्ल्स एजुकेशन, 44 टीचर्स अक्रॉस द नेशन अवॉर्डेड। देन दिस इज निपा वायरस। सैटेलाइट फोन है लो अर्थ ऑर्बिट से, अभी आईफोन लॉन्च होने वाला है तो ऐसा कुछ गूगल ट्राई करेगा, लेट अस सी। एप्पल ट्राई करेगा। देन दिस इज अबाउट लीडर ऑफ अफगान एंड दिस पंजशीर वैली। इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स को बेटर करें, आईटी मिनिस्ट्री फॉर्म्स कमिटी ने कहा। स्टार्टअप्स को वेल्थ क्रिएटर के नाम पे प्रोजेक्ट करने की अभी कोशिश की जा रही है कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में कन्वर्ट करें, ऐसा बात हो रहा है। देन दिस इज लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट, और ये है मैप। आज का जो मैप है इसमें हम देखते हैं इंडियन ओशन। जैसे कल क्विज में हमने सागर पढ़ा था ना, सागर, तो सागर और इंडियन ओशन जो है ना, ये नेक्स्ट बिग थिंग है। हर ओशन का एक टाइम आता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले एक पैसिफिक ओशन बड़ा बूम कर रहा था, फिर वॉर, इंटर वॉर, वॉर के बाद कोल्ड वॉर एरा वगैरह में अटलांटिक ओशन का बूम आया, ट्रांस अटलांटिक। अभी जो बूम आया है वो है इंडियन ओशन का, और इंडियन ओशन एक कंट्री के नाम पे है जिसका नाम है इंडिया। तो ये हमारा बैकयार्ड है। तो इंडियन ओशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन के कुछ कंट्रीज देखते हैं। कंट्रीज में हम 3 सब रीजन्स बना सकते हैं, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, वो ये वाले कंट्रीज हो जाएंगे। फिर साउथ एशिया में ये कंट्रीज हो जाएंगे, और फिर ईस्ट एशिया और कुछ पैसिफिक के कंट्रीज हैं। तो जैसे साउथ अफ्रीका है, यहाँ केप ऑफ गुड होप है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। फिर मोजाम्बिक है, फिर यहाँ तंजानिया, कीनिया, सोमालिया। यहाँ कुछ आइलैंड्स भी हैं जैसे सीशेल्स हुआ, कोमोरस हुआ, मॉरिशस हुआ। मॉरिशस क्यों जाना जाता है? एफडीआई, और यहाँ पे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन भी बहुत है मॉरिशस में। मेडागास्कर, पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर, दिस इज मेडागास्कर। यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट टोपोग्राफी है मेडागास्कर। तो ये क्या हुए? ये अफ्रीकन नेशंस हुए। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, दिस इज साउथ अफ्रीका। ये मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरस, सीशेल्स, दिस इज दिस अफ्रीका।
फिर आता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में ये अरेबियन पेनिनसुला है, से यमन हो गया, ओमान हो गया और यूएई भी हो गया। सऊदी नहीं होगा बिकॉज सऊदी अंदर की तरफ है, यहाँ पे रेड सी आ गया, यहाँ पे पर्शियन गल्फ आ गई। ईरान इज देयर बिकॉज ये ओमान, ये इंडियन ओशन है, अरब अरेबियन सी। तो ये कंट्रीज हो गए मिडिल ईस्ट वाले। फिर कंट्रीज आते हैं साउथ एशिया के, इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। फिर स्टार्ट हो जाता है दिस ईस्टर्न एशियन कंट्रीज एंड पैसिफिक, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये भी कुछ कंट्रीज हैं। पैसिफिक में भी आ जाएगा ब्रुनई, मलेशिया ट्रांजिशन में, देन तिमोर है और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो रिम बन रही है ना, ये कंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन। ओके, ये सी सेट है। सी सेट में बड़ा आसान था, x है, फिर 2/5 ऑफ x निकाला, दोनों का डिफरेंस 5/10 है, पुट इट x इज इक्वल टू 850। अब इसका 10% निकाल दीजिए तो वो 85 आ जाएगा। टोटल सेल x है, 2.5% ऑफ x है, 12.5 हो गया। तो x कितना होगा, 500 होगा, सिंपल। यहाँ पे नेट ग्रोथ 1000 में दिया था 21, 32 से 11 हुआ, तो कितना हुआ नेट ग्रोथ हुआ आउट ऑफ 1021। ओके, 32 था, डेथ रेट 11 था, तो बढ़ा कितना 21 आउट ऑफ 1000। तो आउट ऑफ 1021 बढ़ा, तो आउट ऑफ 100 कितना बढ़ेगा परसेंटेज में, 2.1%। सिंपल। ये बताइए, 6 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, जॉइंड एन इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1993 बट ऑन डिफरेंट डेज। ओनली ई हैज जॉइंड आफ्टर सी। इसको एक एक करके एक एक स्टेटमेंट आप लिखते जाओ, ये सब फिट बैठ जाएगा। देन आफ्टर सी एंड डी, तो ई ने ज्वाइन किया आफ्टर सी एंड डी, सी ने ज्वाइन किया इमीडिएटली बिफोर ए और इमीडिएटली आफ्टर बी। तो एक तीनों का इक्वेशन बन गया कि सी ने इमीडिएटली बिफोर ए किया और आफ्टर बी किया। एफ इज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट पर्सन टू ज्वाइन, मतलब शुरुआत या अंत में नहीं होगा। डी विल नॉट बी इन एनी कॉर्नर। तो आपको बताना है फर्स्ट पर्सन ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट क्या है। धीरे धीरे इस सवाल को पढ़िए, डू इट, ये हो जाएगा, इजी है। In a row of trucks, Ashok is at the 17th position from the left, Bharat is 19 places to the right from Ashok and is at the exact center of the row. So you have to tell how many trucks are there to the right of Ashok truck. Answer. A, B, C, D, E are standing in a row. D is the immediate neighbor of A and E. B is at the right of E and C is in the extreme right. So you have to tell who is fourth to the left of C. Okay. So these are CSET questions. CSET से don't worry at all. Don't worry about it. I'll share one PDF as well very soon, जिसमें सारे formulas वगैरह का compilation है, pattern का. Okay. I'll take one session. Okay. और बस 66 नंबर लाने हैं हमें. Sincerely prepare, वहाँ पे solve करना है, आ जाएंगे 66. No big deal. Okay. So this is Indian Ocean Rim. ये है Nation Builder, GDP number, judicial role. This is about India's reservation system. Accessible India campaign prepare this question and prepare a question on zoonosis. So this is 6th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.